चलिए देखो, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। मतलब आज़ाद भारत में यूपी के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे। पुरुषोत्तम दास टंडन थे, मदन मोहन वर्मा थे, दरबारी लाल शर्मा थे और नफीसुल हसन थे। तो इसका जवाब जो है वो पुरुषोत्तम दास टंडन विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, जिसको हम विधानसभा अध्यक्ष बोलते हैं। इसी तरह से बाकी सवाल जो शासन में बनते हैं वो क्या क्या होंगे। तो अगर सवाल ये पूछता है कि भाई उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो आंसर आएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। कई बार सवाल ये एग्जाम में आ भी चुका है और राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। तो मुझे बताओ, अब आप ये सवाल बताओ कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान इस समय वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है। उत्तर प्रदेश में इस समय जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, मतलब स्पीकर हैं, उनका नाम किसी को याद है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है सतीश महाना। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं सतीश महाना। सतीश महाना और ये कानपुर विधानसभा से विधायक हैं। कहाँ से हैं? कानपुर से विधायक हैं सतीश महाना। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष को स्पीकर भी कहते हैं और वो उनका नाम है सतीश महाना। याद रखें, ऐसा सवाल पूछा जाएगा जैसे इससे पिछला सवाल था पंचायती राज मंत्री पूछे थे, तो ऐसे पूछेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस समय अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है सतीश महाना। अब सवाल आता है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के, अगर ये पूछ लें उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे। सभापति कौन थे पहले विधान परिषद के? अच्छा सवाल बनेगा। तो उनका नाम था चंद्रभाल। अब इसी का उल्टा बना सकते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वर्तमान सभापति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में इस समय सभापति कौन है? कोई बताएगा नाम? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में इस समय सभापति कौन है? तो उनका नाम है कुंवर मानवेंद्र सिंह। उनका नाम है कुंवर मानवेंद्र सिंह। ये इस समय वर्तमान में विधान परिषद के
विधान परिषद के अध्यक्ष हैं। ये तो आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश की या के प्रथम राज्यपाल। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले राज्यपाल कौन बने थे या कौन बनी थी, तो ये तो याद होगा ही, सरोजिनी नायडू। और अगर सवाल पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल, तो उत्तर प्रदेश में 2 महिलाएं अब तक राज्यपाल बनी हैं। ये दूसरी महिला हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, और ये आनंदीबेन पटेल गुजरात से आती हैं, गुजरात की रहने वाली हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने ही राज्य का राज्यपाल नहीं बनता है, किसी दूसरे राज्य का होता है। एक कॉलम और बना लेते हैं ताकि करंट के डाटा भी आपको मिलता रहे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो क्या नाम था उनका? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। और अगर सवाल ये पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, तो इस समय सबको पता ही है, जो वर्तमान सीएम है योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से वो विधायक हैं, ठीक है। और उनका जो पंथ है, जिस संप्रदाय पंथ से जुड़े हुए हैं, वो है नाथ संप्रदाय या नाथ पंथ। तो उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, प्रथम विधान परिषद के सभापति चंद्रभाल, और वर्तमान सभापति हैं हमारे कुंवर मानवेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल सरोजिनी नायडू, और वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, गुजरात से आती हैं। और पहले मुख्यमंत्री हमारे पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले थे। उस समय उत्तराखंड और यूपी एक ही था, ठीक है। और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, नाथ संप्रदाय से वो ताल्लुकात रखते हैं, ठीक है। तो ये प्रशासन में 4 ही लोग, शासन में 4 पद इम्पोर्टेंट हैं। मैंने चारों के बारे में बात बता दी, क्योंकि ये करंट में भी क्वेश्चन आएगा। जैसे सतीश महाना को मालूम कर सकते हैं, कुंवर मानवेंद्र सिंह को मालूम कर सकते हैं, आनंदीबेन पटेल की बात आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ से सवाल इस टाइप के बन सकते हैं। तो आप याद रखना, पहले वाले और वर्तमान के, पहले और वर्तमान। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिखा है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। ये कह रहे हैं कि 43वें मुख्य न्यायाधीश भारत के मतलब सुप्रीम कोर्ट के। तो आपको 43वां नंबर याद नहीं रखना है अब, ठीक है। जस्टिस TS ठाकुर थे, धनंजय चंद्रचूड़ थे, संजय किशन कौल थे, या NV रमन थे। तो ये आपको जो है 43 भी याद नहीं रखने हैं, बल्कि याद रखने हैं आपको वर्तमान में। और वर्तमान में नंबर चल रहा है 50वां, ठीक है, DY चंद्रचूड़ का। तो कुछ बातें ऐसा नोट करो ताकि बेसिक भी आपका तैयार हो। देखिए, उच्चतम न्यायालय,
उच्चतम न्यायालय के संबंध में जो मुख्य फैक्ट हैं, जो मुख्य चीज़ें हैं, वो क्या क्या हैं, कोई बताएगा? देखिए, अगर सवाल ये पूछा जाए कि भारत का पहला उच्चतम न्यायालय कहाँ था, भारत का प्रथम उच्चतम न्यायालय, तो अगर सवाल में ऐसा मालूम कर लूँ कि भाई भारत का प्रथम उच्चतम न्यायालय अगर मैं सवाल ऐसा मालूम करूंगा, भारत का प्रथम उच्चतम न्यायालय, तो देखिए, भारत के प्रथम उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ था 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और 1774 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट बना था। 1774 में बना था, किस अधिनियम के तहत बना था? तो अधिनियम होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान 1774 में पहली बार उच्चतम न्यायालय बना। ये उच्चतम न्यायालय कहाँ बना? स्थान कलकत्ता में, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसके पहले चीफ जस्टिस थे, उनका नाम था एलिजा इम्पे। ये सवाल उत्तराखंड में पूछा गया था कि भारत के, या इसे कहते हैं कलकत्ता उच्चतम न्यायालय, इसका नाम था कलकत्ता उच्चतम न्यायालय। तो कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? एलिजा इम्पे। फिर भारत में बना फेडरल कोर्ट, उसे कहते हैं संघीय न्यायालय। अगर संघीय न्यायालय का सवाल पूछा जाएगा, देखिए, भारत का संघीय न्यायालय को बोलते हैं फेडरल कोर्ट। भारत का संघीय न्यायालय, भारत का फेडरल कोर्ट। देखिए, फेडरल कोर्ट कब बना था? फेडरल कोर्ट का गठन हुआ था 1937 में। ये क्वेश्चन खूब आता है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1937 में। किस अधिनियम के तहत हुई थी? हाँ, तो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में भारत में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट बनाया गया। अब सवाल आता है कि संघीय न्यायालय कहाँ बनाया गया था, स्थान क्या था? तो स्थान था दिल्ली में ये कोर्ट बना था। अच्छा, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश फेडरल कोर्ट के तो फेडरल कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे मॉरिस गवेयर। अब उसके बाद में भारत में बना उच्चतम न्यायालय। ये सब सवाल इम्पोर्टेंट हैं, एक भी चीज़ छोड़ने की नहीं है, समझ लीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का जो उच्चतम न्यायालय है
उससे जुड़े हुए सवाल देखिए, उच्चतम न्यायालय का गठन कब हुआ था भारत में? कोई बताएगा सुप्रीम कोर्ट कब बना था? तो 1950 में बना था, जनवरी 1950 में, जनवरी 1950 में। अब सवाल ये आता है कि उच्चतम न्यायालय कहाँ है, ये हमारा स्थान कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? इसी को तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ SC, मतलब सुप्रीम कोर्ट। अब सवाल ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 5। और कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद इसमें आते हैं? 124 से लेकर 137 तक ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 124 से लेकर 137 तक। अच्छा, बता सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो इधर का हिस्सा आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में वो आते हैं बेटा 34, मतलब 1 + 33। बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में ये न्यायाधीश जो बनते हैं ना, शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ भी दिलाता है इनको देश का राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? कल भी बताई थी बात, किसको देंगे? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, वो त्यागपत्र किसे देते हैं भैया? राष्ट्रपति को। इनका कार्यकाल कितना होता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। अब सवाल निकल के यह आता है कि बताओ, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश जब से हमारा सुप्रीम कोर्ट बना है प्रारंभ में, तो उनका नाम आपने सुना होगा। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? हीरालाल जेकानिया। नाम उनका हीरालाल जेकानिया। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, प्रथम महिला न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश अभी तो कोई महिला नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की या उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, उस महिला का नाम बताइए जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली बार। तो उनका नाम था फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। आखिरी सवाल है कि बताइए, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, तो भारत में इस समय वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे चीफ जस्टिस, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़।
और डी.वाई. चंद्रचूड़ का नंबर जो है इनका 50वां है। तो इस सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं वो 50वें चीफ जस्टिस हो गए हैं। तो हमने बात कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट से शुरू करी थी और हम सुप्रीम कोर्ट तक आ गए, ठीक है। और बहुत बार पूछा गया है कि भारत में संघीय न्यायालय कब बना था, तो आंसर आएगा 1937। और पूछेंगे कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के आधार पर की गई थी, तो आएगा भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने सब बना दिए हैं और यही क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लोगे तो यहीं से आपको कुछ ना कुछ अगर सुप्रीम कोर्ट से पूछेगा तो यहीं से मिल जाएगा आपको। इन्हीं सब चीज़ों में से सुप्रीम कोर्ट के संबंध में सवाल जो हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमें 45वां नंबर अब याद नहीं रखना, ठीक है। अब हमें याद रखना है 50वां नंबर, ठीक है, जो वर्तमान में है, क्योंकि उस समय जब ये क्वेश्चन पेपर में आया होगा तो करंट में ये नाम चला होगा। तो चीफ जस्टिस का नंबर क्या है इस समय? 50वां नंबर है। और नाम क्या है उनका? हाँ, डी.वाई. चंद्रचूड़। अगले सवाल की तरफ अगर हम लोग चलें तो कह रहे हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा कोल है, गुहार मोती है, किवीथू है, इंदिरा पॉइंट है। तो कौन सा भैया? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो हम ऐसे अगर इस सवाल को करना चाहें तो इस तरह से नोट कर सकते हैं हम। हाँ, भारत के प्रमुख बिंदु, भारत के प्रमुख बिंदु या छोर कह सकते हैं आप। और इसे जो है आप एक चिन्ह पे याद रखो तो थोड़ा सा जल्दी आपको याद हो जाएगा। ये मैंने बना दिया प्लस का चिन्ह, ठीक है। अब ये वाली डायरेक्शन पश्चिम है या नहीं है? ठीक है भाई, ये प्लस पे बेस्ट है ना। तो इसे आप ये कह सकते हो, इसे आप ऐसे कह सकते हो, भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु, जो भारत का पश्चिमी बिंदु है उसका नाम क्या होता भैया? कोई बताएगा मुझे? पश्चिमी बिंदु का नाम गौहर मोथा, या उसी को नाम दिया गया है गुहार मोती, एक ही बात है, गुहार मोती। और ये पड़ता है गुजरात में। तो ये तो हो गया भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु या भारत का पश्चिमी बिंदु। ये वाली डायरेक्शन क्या है? पूरब। तो इसे आप ऐसे कह सकते हो, भारत का हाँ पूर्वी बिंदु। इसके पूर्व में कुछ नहीं है, भारत का पूर्वी बिंदु। कोई बताएगा नाम? किवीथू। भारत का पूर्वी बिंदु का नाम आता है किवीथू। और ये किवीथू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। तो तुम एक बात बताओ, तुमने नाम सुना होगा सूरज पूरब से निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य उदय किस राज्य में होता है और अरुणाचल प्रदेश के किस स्थान पर होता है? सबसे पहले भारत में सूर्य की किरणें किस स्थान पर पड़ती हैं? तो किवीथू पर। अच्छा, सूर्य अस्त कहाँ से होता है? पश्चिम में। तो भारत में देखिए सबसे लेट सूर्यास्त होता है गुजरात में, और गुजरात में भी कहाँ? गुहार मोती या गोहर मोथा में, ठीक है, एक ही बात है। ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे नॉर्थ में है, उत्तर में है। इसे बोलेंगे हम भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु। तो भारत के उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कोल,
अब कोई बताएगा इंदिरा कोल किस राज्य में आता है? पहले जम्मू कश्मीर आंसर लिखते थे हम, अब कहाँ है ये? लद्दाख के हिस्से में, तो अब लद्दाख लिखेंगे। सबसे ऊपर है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में है इंदिरा कोल। अच्छा, ये मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। तो अगर मैं कहूँगा कि भारत का दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का, तो भारत का दक्षिणी बिंदु है बेटा, उसे कहते हैं कैप कमोरिन। क्या कहते हैं? कैप कमोरिन या कैप कोमरिन भी कह देते हैं। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो इसी को हम कहते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, और ये जिस राज्य में आता है उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। क्या नाम भैया? तमिलनाडु। राज्य का नाम क्या है? तमिलनाडु। अब ये तो है दक्षिणी, और ये लिखा हुआ सबसे दक्षिणी। इसके भी दक्षिण में अंडमान निकोबार का सबसे आखिरी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो अगर सवाल ये मालूम करेंगे तुमसे, अगर सबसे दक्षिणी शब्द आ गया तो इसके भी दक्षिण में, नीचे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ इसके भी दक्षिण में सवाल आएगा भारत का, ऐसा आएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम सुपरलेटिव डिग्री हो गई है, तरतम के आधार पर हुआ या नहीं हुआ? तो भारत का दक्षिणतम मतलब सबसे दक्षिण में, भारत का दक्षिणतम बिंदु, उसका नाम अगर पूछेंगे तो उसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। अगर इंदिरा पॉइंट नहीं है तो उसी को कहते हैं पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट। और अगर पार्सन पॉइंट भी ऑप्शन में नहीं है तो पिग्मेलियन पॉइंट। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो पिग्मेलियन पॉइंट। 2004 में जब सुनामी आई थी तो ये डूब गया था। और ये पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ है? तो यह है ग्रेट निकोबार पर। या तो उसे कह दो ग्रेट, या कह दो बृहद, या कह दो महान निकोबार। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिण वाला हिस्सा जो है उसको हम ग्रेट निकोबार, बृहद निकोबार या महान निकोबार कहते हैं। उस पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। ये भारत में 5 बिंदु आपको याद रखने होंगे। ये 5 बिंदु हैं, ठीक है। फिर भी ये नाम, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख में, दक्षिणी बिंदु तो कैप कमोरिन या कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और उसके बाद में दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार या महान निकोबार या बृहद निकोबार पर। कुछ बातें पॉइंटों की पूछ लेते हैं। ये वाला सवाल एक बार पूछा गया था। कुछ पॉइंट और हैं, पूर्व पश्चिम में तो नहीं है। उसे कहते हैं कोलाबा पॉइंट। कहाँ है कोलाबा पॉइंट? तो आपको पता होगा कोलाबा मुंबई में है। अरे कोलाबा नाम तो सुना होगा ना, मुंबई के कोलाबा में। तो मुंबई में है कोलाबा पॉइंट। पॉइंट काली मेरे कहाँ है? तो पॉइंट काली मेरे पड़ता है तमिलनाडु में, ये भी याद रख लो। और एक आता है पॉइंट पेट्रो। पॉइंट उसे कहते हैं पेड्रो। पॉइंट पेड्रो हमारे यहाँ नहीं है, जाफना में है, और जाफना का हिस्सा पड़ता है श्रीलंका में।
तो इतनी बात याद रखो भारत के प्रमुख बिंदुओं की। भारत का पूर्वी बिंदु किवीथु, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, उत्तरी बिंदु इंद्राकोल, दक्षिणी बिंदु कैप कमोरिन या कन्याकुमारी और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को कहते हैं पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। और ये ग्रेट निकोबार, महान निकोबार या फिर है ना, हाँ, बृहद निकोबार पर आता है। कोलाबा मुंबई में है, काली मेरे तमिलनाडु में है और पेट्रो जो है वो जाफना श्रीलंका में पड़ता है। जाफना श्रीलंका में पड़ता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखो, इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर मालूम कर लेगा यहाँ से सवाल। अच्छे क्वेश्चन है सब, ये कई बार आए भी हैं यहाँ से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे मालूम कर रहे थे बेटा कि भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था। तो जहांगीर राजा बना था 1605 में, क्योंकि 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी और 1627 तक। तो जहांगीर का शासन 1605 से 1627 तक है, पहला ही ऑप्शन ठीक है। 1627 से 1658 तक शाहजहां है, ठीक है। हाँ, 1658 से 1707 तक जो राजा बनता है वो औरंगजेब है। औरंगजेब की डेथ 1707 में होगी और 1707 से 1748 यहाँ तक कई राजा हैं, ठीक है, क्योंकि परवर्ती राजा हैं मुग़ल काल के दुर्बल और कमज़ोर राजा हैं, इसलिए ये 1 साल 2 साल 1 साल 2 साल 6 महीने 2 महीने ऐसा काम करेंगे ये। तो बहुत सारे राजा यहाँ तक हुए हैं। जो मुग़ल काल में बड़े राजा हैं उनका शासनकाल क्या क्या है उसको लिख लेंगे। तो हेडिंग बना देंगे मुग़ल राजाओं का शासनकाल। मुग़ल राजाओं का शासनकाल। जो मुग़ल एम्पायर शुरू हुआ था भारत में, ठीक है, उसमें सबसे पहला नाम आता है बाबर का, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर आगरा का राजा बना था इब्राहिम लोदी को हराकर, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी कब? 1526 में। तो 1526 से लेकर 1530 तक बाबर राजा बना। बाबर का बेटा हुआ कौन? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो जो हुमायूं था उसका शासनकाल 2 हिस्सों में है। एक तो 1530 से लेकर 1540 तक वो राजा रहा वह। इसके बाद सूरवंश आ गया था, शेरशाह सूरी वाला। बिलग्राम की युद्ध के बाद, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी आ गया था। तो 1555 से लेकर जब उसने सरहिंद का युद्ध जीता और 1556 में दीनपना भवन की सीढ़ियों से गिरकर उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो हुमायूं आता है। हुमायूं के बाद में देखो, हुमायूं का 2 बार राज्याभिषेक होता है, ठीक है। हुमायूं के बाद में तीसरा नंबर आता है अकबर का। हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। और अकबर राजा बनता है 1556 में और वो राजा रहता है 1605 तक। 1605 में अकबर की डेथ होती है, 1556 से 1605 में। अकबर के बाद में जो राजा बना उसका बेटा, उसका नाम था जहांगीर। तो जहांगीर का जो शासनकाल है वो चलता है 1605 से 1627। शहादरा लाहौर एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जहांगीर की। जहांगीर के बाद में जहांगीर का बेटा होता है शाहजहां। और शाहजहां का शासनकाल है 1627 से 1658 तक, क्योंकि यहीं 1658 में उसका जो बेटा है औरंगजेब वो उसे नज़रबंद कर देता है और आगरा के किले में कैद कर देता है, ठीक है। शाहजहां के बाद में अंतिम बड़ा राजा
औरंगजेब आता है, औरंगजेब आता है, शाहजहां का सबसे छोटा बेटा है। उसका शासनकाल 1658 से शुरू हो जाता है और 1707 में उसकी डेथ हो जाती है और सत्ता उसकी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद में परवर्ती राजा शुरू हो जाते हैं। परवर्ती का मतलब एक दो साल के लिए। उनके क्रम आपको याद नहीं रखने होंगे, इनका क्रम भी 6 राजाओं का याद रखना होता। ठीक है, अब सवाल यही निकलता है यहीं से कि देखिए, मैं पूछूं आपसे कि प्रथम मुगल बादशाह कौन था। प्रथम मुगल बादशाह तो प्रथम मुगल बादशाह का नाम है बाबर। या इसे यूँ कह सकते हो, आप इस सवाल को ऐसे भी बोल सकते हो कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने करी थी, तो बाबर ने करी थी। ठीक है, 1526 में। अच्छा, सवाल ये पूछा जाएगा अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह तो अंतिम मुगल बादशाह के लिए आप औरंगजेब मत लगाना, औरंगजेब के बाद भी राजा हुए हैं। तो अंतिम मुगल बादशाह में नाम आता बेटा, हाँ, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल बादशाह है। और एक क्वेश्चन आता है कि उस मुगल बादशाह का नाम बताइए जिसने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। 1857 की क्रांति में हिस्सा लेने वाला मुगल बादशाह कौन था, तो उसका नाम था बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। तो ये बात भी मैं यहाँ नोट करा देता हूँ। देखिए, ऐसा आप नोट कर सकते हैं, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला अंतिम भाग लेने वाला मुगल शासक या मुगल बादशाह, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला मुगल बादशाह कौन था, तो उसका नाम आएगा बेटा बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर एक ऐसा राजा मुगल बादशाह जिसने 1857 की क्रांति में क्या करा था, हिस्सा लिया था। तो पहला मुगल बादशाह बाबर का शासनकाल 1526 से 1530। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं का शासन भाई 1530 से 1540 और 1555 से 1556। उसका बेटा अकबर का शासन 1556 से 1605 तक। अकबर के बाद राजा बना जहांगीर का शासन 1605 से 1627 और उसके बाद राजा बना शाहजहां का शासन 1627 से 1658 और उसके बाद राजा बना, बोलो, औरंगजेब। शाहजहां के बाद औरंगजेब का शासन 1658 से 1707। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की बात करें तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी इसमें आएगा। तो सवाल ऐसा पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का राजा कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा, ये बात भी नोट कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है।
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह का नाम पूछते हैं। जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो उसका नाम आ जाएगा अकबर। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो नाम उसका क्या है, अकबर। ठीक है, तो बाकी देखते हैं कल। जितने क्वेश्चन हैं ये सब इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन इसमें इम्पोर्टेंट है। आप अच्छे से तैयारी करोगे तो यहाँ से सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो करंट के क्वेश्चन है उन्हें हम लोग अपडेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए भाई।